अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। कल पाकिस्तान का यौम आज़ादी है। ये दिन हम मिली जोशो जज्बे से मनाते हैं हर साल। अब पाकिस्तान को आज़ाद हुए तकरीबन 80 बरस हो गए हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यकीनन बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, लेकिन उनको रेज करना बहुत जरूरी है। आज 80 साल के बाद जहां पर हम खड़े हैं, क्या हमारे बुजुर्गों ने यह ख्वाब देखा था? इस वक्त हालत यह है कि पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जा है वो तकरीबन 1,00,000 अरब तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन आज ही खबर आई कि अब हम इस साल भी गंदम इंपोर्ट करेंगे। क्या वजह है कि आज भी हमें गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही है? कल हमारे वजीर सेहत ने हमें बताया कि रोजाना पाकिस्तान में 1300 बच्चे सिर्फ इस वजह से मर जाते हैं क्योंकि उनको मुनासिब खुराक नहीं मिलती। एक तरफ ये पाकिस्तान की आवाम की हालत है, दूसरी तरफ अगर आप हुक्मरानों के प्रोटोकॉल देखें, हुक्मरानों का लाइफस्टाइल देखें, तो अनफॉर्चुनेटली लगता ही नहीं है कि जो हुक्मरान अशराफिया है वो इस अवाम के हुक्मरान हैं। जिस अवाम को खुराक मुनासिब नहीं मिलती, जिसको तालीम की सहूलत किस हद तक मिलती है, सेहत की सहूलत किस हद तक मिलती है, वो सारी चीजें हमारे सामने हैं। लेकिन हुक्मरानों की जो आप प्रोटोकॉल्स देख लें, उनकी दीगर मराद देख लें, और जिस चीज के ऊपर इनका इत्तेफाक होता है सारी सियासी जमातों का, वो इनकी मराद होती हैं। आज हमने देखा कि नॉर्वे, जिसका शुमार दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में होता है, उसके वजीर खारजा पाकिस्तान तशरीफ लाए। वो कमर्शियल फ्लाइट पे आए हैं, अपना सामान उन्होंने खुद पकड़ा हुआ था। लेकिन यहां पे हमारे हुक्मरान जो हैं वो जिधर भी जाते हैं प्राइवेट जहाज उनके साथ जाते हैं, पता नहीं कौन कौन उनके साथ जाता है, और उनसे पूछो तो वो कहते हैं हाँ भाई लिया है जहाज। भाई ये हालत है हमारी। 1,00,000 अरब का कर्जा है हम पे। 1300 बच्चे हमारे रोज मर जाते हैं खुराक ना होने की वजह से, और हम कहते हैं भाई हमने लिया है जहाज। और हर सूबे के अंदर ऐसे ही खर्चे हो रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात करेंगे। उसके अलावा आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जहां पे हुकूमत के ऊपर तनकीद करती है, लेकिन पीपल्स पार्टी के भी बहुत सारे गिले शिकवे हैं। पीपल्स पार्टी भी अब मसलसल कह रही है कि हुकूमत ने हमारे साथ ज्यादती की है आजाद कश्मीर में, और अब हम देखेंगे कि यह इत्तेहाद आगे चल सकता है या नहीं चल सकता। इसके अलावा कुछ और खबरें भी हैं, कोशिश करेंगे कि अपने मेहमानों से उनके ऊपर भी रोशनी डलवाएं। और सारे ये जितने भी मामलात हैं इन पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मावने खुसूसी जनाब हुज़ैफा रहमान साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MNA और रहनुमा नताशा दौलताना साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया। नताशा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफी और तजियाकार जनाब इरशाद भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। भट्टी साहब आपका भी शुक्रिया। अगर आप दोनों सियासतदानों की इजाजत हो तो मैं जब भट्टी साहब से तजिया ले लूं, ताकि तजिया भी ले लें और भट्टी साहब का मुकम्मल तारुफ भी करा दें। तारुफ तो उनका मैंने वो अभी करवाएंगे आपको, जब वो जवाब देंगे तो मेरे ख्याल में पूरी हुकूमत को उनका तारुफ जो है वो मेरे ख्याल में असबर हो जाएगा। फिर मैं जरा जाता हूं भट्टी साहब की तरफ। भट्टी साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? हुज़ैफा साहब को तो जरूर कहिएगा, लेकिन जो मैंने बात की कि आज हम जहां पे खड़े हैं, और यकीनन मिली जोश और जज्बा अपनी जगह पे है, वतन से मोहब्बत अपनी जगह पे है, लेकिन क्या ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी रेज करना जरूरी नहीं है कि जिस वक्त ये सारी खर्चे हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, अवाम की क्या हालत है? क्या कहेंगे आप? अतर भाई, कल 14 अगस्त है, 14 अगस्त 2026। बज़ाहिर आज़ाद हुए हमें 79 साल मुकम्मल हो गए, लेकिन क्या सवाल यह है कि क्या वाकई आज हम आज़ाद हैं? क्या आज हम एक दूसरे को दिल पर हाथ रख कर यौम आज़ादी मुबारक कह सकते हैं? और आज 14 अगस्त है अतर भाई, 14 अगस्त 2026, और आज मैंने कौम से पूछना है, क्या 14 अगस्त सिर्फ झंडे लहराने का नाम है, मिली नगमे गाने का नाम है, बयानबाजियों तकरीरों का नाम है, पटाखे चलाने, बाजे बजाने, साइलेंसर निकाल कर मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ घुमाने का नाम है? आज 14 अगस्त है, 14 अगस्त 2026। क्या इस मौजूदा पाकिस्तान, इस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था इल्लामा इकबाल साहब ने? क्या ये मौजूदा पाकिस्तान वही है जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था, या जिसके बारे में वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहा करते थे कि एक पाकिस्तान होगा और उसमें ये होगा? वो सब कुछ है इसमें? क्या लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ इन दो शाही ख़ानदानों के लिए दी थी कि ये आएंगे और हम पर फार्म 47 के हवाले से मुसल्लत हो जाएंगे? कल दौलताना साहबा इन हुज़ैफा रहमान साहब को कह रहे थे कि आप तो जाली हुकूमत हो, खैराती हुकूमत हो, जाली मैंडेट वाले, और ये आगे से कह रहे थे कि आप तो करप्ट हो, फाशिस्ट हो। 2,500-3 हज़ार अरब आपने दुबई पहुंचा दिया, और दोनों इत्तेहादी और दोनों हुकूमत में हैं। क्या इन दो शाही खानदानों को हमने भुगतना था?
आज 14 अगस्त है, 14 अगस्त 2026। क्या मुझे कोई बताएगा कि मुल्क क्यों टूटा था और उससे हमने कोई सबक सीखा? हम IMF के गुलाम क्यों हैं? हम भूखे नंगे और मकरूज क्यों हैं? क्यों हजूम, ये जो आज हजूम है, ये कौम नहीं बन सका? क्यों हम भटक गए हैं और क्यों हम मंजिल हमसे दूर हुई है? आज 14 अगस्त है, 14 अगस्त 2026। आज का मेरा मतलब ये है कि चंद घंटों बाद तो ना पार्लियामेंट का तकद्दुस है, ना वोट की इज्जत है, ना जमहूर वाली जमहूरियत है, ना अदलिया आज़ाद है, ना बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, ना आज़ाद सहाफ़त है और ना खिदमत खल्क वाली सियासत है। 14 अगस्त चंद घंटों बाद 14 अगस्त 2026 बदतरीन मुआशी बुरान, बदतरीन सियासी हुक्मरान, बदतरीन दहशतगर्दी की लहर, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत रिकॉर्ड साज। 14 अगस्त 2026 चंद घंटों बाद बलूचिस्तान देख लें, खैबर पख्तूनख्वा देख लें, आज़ाद कश्मीर देख लें, अफ़गानिस्तान की सरहद देख लें, भारतीय सरहद देख लें, कुछ कहने की ज़रूरत बाकी रह जाती है। 14 अगस्त 2026 चंद घंटे बाद 14 अगस्त हर सरकारी इदारा खसारे में है और हर हाउस ऑफ शरीफ का कारोबार सोना उगल रहा है। हर सरकारी इदारा खसारे में है और हर भुट्टो जो है वो अरबपति होता जा रहा है, उनकी दौलतों में इजाफा होता जा रहा है और हम गरीब होते जा रहे हैं। आबादी ऐसे बढ़ रही है कि हर साल हम एक न्यूजीलैंड पैदा करते हैं। पासपोर्ट दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट। यहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं मिलती, हुक्मरानों के कवानीन मिलते हैं और हुक्मरानों की हुक्मरानियाँ मिलती हैं। सरमायाकारी, तिजारत, रियल स्टेट, ज़राअत, सवा सत्यानाश। आखिरी दो जुमले। 14 अगस्त 2026 चंद घंटे बाद ना इंसाफ, ना तालीम, ना बुनियादी इंसानी हकूक़, ना चादर चार दीवारी का तकद्दुस, ना तरक्की, ना खुशहाली। और आखिरी दो जुमले में ज़रूर अपनी कौम के सामने रखना चाहूँगा कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, गम एक हैं। क्या वाकई ऐसा है कि सिर्फ अब ये मिली नगमा रह गया है? यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान है, कैद आज़म तेरा एहसान है, तेरा एहसान। आज कैद आज़म को आधे घंटे के लिए आप इस पाकिस्तान में लाए, 10 मिनट बाद वो कहेंगे यार मुझे मैं वहीं ठीक था। ये इतनी एहसान फरामोश कौम है। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे। ये सोनी धरती दो टुकड़े में हो चुकी है और मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। नहीं, आज हुज़ैफा पाकिस्तान है, दौलताना साहबा पाकिस्तान है। हम तो वो है ना, ये वतन तुम्हारा है, ये वतन इनका है, हम मैं खा मखा इसमें। और आखिरी बात, चले मैं नताशा साहबा को शामिल करूं। नताशा साहब, आपने सुना कि ऑब्वियसली जो जी मैं आता हूं भट्टी साहब, आपके पास आता हूं, सुन लीजिएगा। ये मुझे बताएं कि आज भी इन्होंने, अभी आप बता रहे थे कि नॉर्वे का वजीर खारजा, जब ये अपोजिशन में होते हैं, बिलावल भुट्टो साहब एक बेंच पे बैठे होते हैं अपने सामान के साथ, शहबाज शरीफ साहब लंदन की सड़कें गलत जगहों से क्रॉस कर रहे होते हैं, टैक्सी वालों से रेसगारी ले रहे होते हैं, नवाज शरीफ साहब मुंह पे मास्क लगाकर हाइड पार्क में दो बंदों के साथ वॉक कर रहे होते हैं। लेकिन जब जूं ही इनको इक़्तिदार मिलता है, ये सेहतमंद भी हो जाते हैं। और इनके प्रोटोकॉल देखें, VVIP प्रोटोकॉल। क्या इसलिए ये पाकिस्तान बना था कि हम भूखे नंगे हों और ये इंजॉय करें इस मुल्क को? और इस वजह से मैं जरा नताशा साहिबा को शामिल करूं। नताशा साहिबा, आपने सुना कि जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो ये है कि जहां पे कौम खुशियां भी मना रही है, लेकिन ये क्वेश्चन भी बनता है कि हुक्मरान अशराफिया जो है वो लगता है ऐसे कि लाताल्लुक है पाकिस्तान की आवाम से। आवाम की हालत ये है कि आपके अपने वजीर यानी हुकूमत के वजीर कहते हैं 1300 बच्चे रोजाना की बुनियाद पे मर रहे हैं मुनासिब खुराक ना होने की वजह से। दूसरी जानिब जो अशराफिया की मराहत हैं उनमें इजाफा हो रहा है। तो किस हद तक ये क्रिटिसिज्म जायज है कि हमें फेल किया इस पूरे सिस्टम ने और हुक्मरान अशराफिया ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू काज़मी साहब। जिस तरीके से भट्टी साहब ने बात की, मैं कहती हूँ बहुत ही अफसरदा कर दिया यकीनन हालात जो उन्होंने डिस्क्राइब किए। यहाँ पे मैं आपको ये जरूर एक बात करती चलूँ, देखें पाकिस्तान यकीनन मुश्किल एक मोड़ से गुजर रहा है और पाकिस्तान जो है उसमें बहुत सारी खामियां भी हैं। हमें इसमें इकट्ठे मिलकर काम करने की जरूरत है। मुझे भट्टी साहब की इस बात से इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है जहाँ पे उन्होंने सिर्फ 2 खानदानों की बात की और उन्होंने 2 खानदानों को आगे लेकर आए और उन्होंने उन्हीं 2 खानदानों को टारगेट किया। देखें, वी आर ऑल टू ब्लेम। भट्टी साहब भी उतना ही उनको भी ब्लेम जाना चाहिए जितना कि हमें जाना चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में कौन से इदारे अपनी 100% कैपेसिटी के ऊपर काम कर रहे हैं?
देयर आर हार्डली एनी इंस्टीट्यूशंस। हमें इस वक्त पाकिस्तान को 79 ईयर्स होते आ रहे हैं और हमें इस वक्त मेजर किस्म की रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। मैं भट्टी साहब की कुछ बातों से अग्री भी करती हूँ और कुछ से नहीं भी अग्री करती। पाकिस्तान इतना भी बुरा नहीं है, अगर इतना ही बुरा होता तो ये सारे लोग यहाँ से जाके छोड़ के चले जाते। भट्टी साहब शायद सबसे पहले ही होते। बट पाकिस्तान हैज समथिंग और द अदर टू ऑफर टू पीपल, ऐसे नहीं कोई बात। पर हमें ये चीज जरूर देखनी है कि हम सिस्टम को बेहतर कैसे कर सकते हैं, हम रिफॉर्म्स कैसे लेकर आ सकते हैं, हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात कैसे कर सकते हैं, हम जो हमारा एक मौजूदा सिस्टम है जो कि हमारा आप कह लें कि जमहूरी सिस्टम 5 साल नहीं चलता हमारा। मेरे ख्याल में 2008 से लेकर 13 वाली जो हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आई थी वो पहली हुकूमत थी जिसमें आपने एक जमहूरी हुकूमत ने 5 साल पूरे किए। तो जब आपकी एक जमहूरियत का प्रोसेस ही मुकम्मल नहीं होता, कंसिस्टेंट नहीं चलता, तो आप मुझे बताएं आप उससे कैसे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखना है। एंड इट इज नॉट जस्ट आपको मैं यहाँ पे कहती चलूं कि अगर आप पॉलिटिशियंस आर टू ब्लेम देन पॉलिटिशियंस आर नॉट एंटायरली टू ब्लेम। यस, सारे इदारे जो हैं उसमें उतने ही फरीक हैं जितने के सियासतदान हैं। और मैं आपकी बात से एक और चीज अग्री करती हूँ। देखें, जैसे आपने नॉर्वे की बात की अभी, और वो जो आपने उनसे कहा कि जी कमर्शियल फ्लाइट लेकर आए, बहुत अच्छी बात है कमर्शियल फ्लाइट लेकर आए और हमें ऐसे करना भी चाहिए। आपने देखा भी होगा बिलावल भुट्टो जरदारी भी बहुत दफा कमर्शियल फ्लाइट लेकर आते हैं और कमर्शियल फ्लाइट पर ट्रैवल करते हैं। आसिफा भुट्टो जो है, आपको पता है वो अपनी जो नेशनल असेंबली में वो अपनी तनख्वाह नहीं लेती। तो ये सारी बातों को हमें जरूर मद्देनजर रखना है। बट कलेक्टिवली वी हैव टू वर्क टुगेदर। इट इज 79 इयर्स ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स हिस्ट्री। कलेक्टिवली वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर, चाहे वो आपके क्या कहते हैं हर किस्म के इदारे हों, पॉलिटिशियंस हो, आपकी ब्यूरोक्रेसी हो, आपकी जुडिशरी हो, आपकी फौज हो, आपकी जर्नलिस्ट हो, आपके हर किस्म के इदारे जो हैं उन सबको मिलकर काम करना है। ठीक है, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं यहाँ पे जी। ब्रेक से वापस आएंगे तो उज़ैफा रहमान साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। उज़ैफा साहब, आपने सुना भट्टी साहब ने जो बातें की, नताशा साहिबा ने भी कुछ बातें कही। ऑब्वियसली दोनों की बातों का बुनियादी मकसद यही है कि दोनों बेहतरी चाहते हैं। क्रिटिसिज्म का मतलब यही होता है कि कैसे हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, जिस तरह कहा कि आप यौम आज़ादी तो कल हम मना रहे हैं, लेकिन हुकूमती वज़रा टीवी पे आके कहते हैं कि भाई हम आपका पेट्रोल सस्ता नहीं कर सकते क्योंकि IMF इजाज़त नहीं देता, हम आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते क्योंकि IMF इजाज़त नहीं देता। तो ये हमारी मौशी आज़ादी की पोजीशन है 80 साल के बाद। क्या तो ये एक मुनासिब जगह जहां पे हम खड़े? मेहरबानी, बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। आप हमेशा अच्छे सवालात लेकर आते हैं अपने शो में और हमें मदऊ करते हैं। पहली बात तो ये है कि आज जब आपका प्रोग्राम में रिपीट टेलीकास्ट होगा जी जी, तो लोग यौम आज़ादी मना रहे होंगे। तो मैं आपके तवस्सुस से एक्सप्रेस न्यूज़ के जितने भी करोड़ों दुनिया में देखने वाले सामीन हैं, नाजरीन हैं, उन सबको एक तो जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दूंगा। आज एक चूँकि उम्मीद का दिन है, तनकीद 2 तरह की होती है, एक तामीरी तनकीद और एक तकरीबी तनकीद। मैं बड़ा बसद एहतराम भट्टी साहब से, मैं तो नहीं कहूँगा कि उन्हें तकरीबी तनकीद की, लेकिन नहीं आपके दिल में है तो कह दें आप, कोई ऐसा नहीं वो मैं आपने कह नहीं, मैं ऐसे अल्फाज का चुनाव करूंगा कि भट्टी साहब हर्ट ना हो, यानी जिसमें तनकीद लगे उनकी जात पे बात ना जाए। तो गुजारिश, शायद मेरे ख्याल से भट्टी साहब को अगर इल्म नहीं तो मेरे ख्याल से उनकी गुफ्तगू जो भी एक आम पाकिस्तानी सुनेगा उसको ये लगेगा कि ये तकरीबी तनकीद है या मायूस कुन तनकीद है। क्योंकि आज जाहिर है, देखें, गिलास आधा खाली भी है, गिलास आधा भरा हुआ भी है। पहली बात तो ये है कि आपका शो हमारे हमसाया मुल्क में भी ये चैनल देखा जाता है, एक्सप्रेस, दुनिया के कई ममालिक में देखा जाता है, आपका अखबार पढ़ा जाता है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून। ज़रा ये शो की खबर बनकर उसमें 2 कालम या 3 कालम रिपोर्ट होती है, तो कम अज कम सर हम हमारे चैनल की कारकर्दगी नहीं, आपकी हुकूमत की कारकर्दगी पूछ रहे हैं, उस पे आ जाएं, इस पे बाद में बात करेंगे। ज़ाहिर मैं जो बात और हम करेंगे तो ज़ाहिर उसको आप लोग वाइडली सर्कुलेट करते हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं आपके चैनल की इतनी आपके इशाती इदारों की तशहीर कर रहा हूँ। नहीं वो तो माशाल्लाह अच्छी बात है, वो तो है, पर मैं कह रहा हूँ कारकर्दगी मैं बता रहा हूँ उस पर। तो गुजारिश है कि एक तो इस तरह के मौके पर इस तरह की बातें एक तो जेबी नहीं देती, करनी ही नहीं चाहिए आपको। आपने बहुत सारी बातें की हैं, मैं उनसे एग्री करता हूं, लेकिन आज आपने कहा कि 1,00,000 अरब कर्जा हम पे चढ़ गया, 1300 बच्चा रोज मर रहा है, जो आपका वजीर कह रहा है। बोलने का मुझे मौका देंगे तो बोलने का, तो हम ये इस पे बात भी ना करें, मतलब आप जरूर बात करें। आपने कहा कि हुकूमती वजीरों से जब कहते हैं पेट्रोल कम करें, वो कहते हैं हम कम नहीं कर सकते, IMF हमें रोकता है। आज एक हुकूमती वजीर आपके सामने कह रहे हैं कि IMF हमें रोके या ना रोके,
इंशाल्लाह ताला आप आने वाले दिनों में पेट्रोल मसनूआत की कीमतें तेजी से कम होता हुआ देखेंगे, नंबर एक। दूसरा, आपने कहा तनख्वाहों में हमने IMF के प्रेशर के बावजूद की है। जो भी रिसेंट बजट आया है उसमें तनख्वाहदार तबके पे कोई नया टैक्स नहीं लगाया, माजी में जो टैक्स स्लैब्स थी उनको मजीद बेहतर किया गया है। और तीसरा, लोगों की तनख्वाहें बढ़ी हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि देयर इज अ लॉन्ग जर्नी टू गो, अभी बहुत सारा काम होना बाकी है। लेकिन भट्टी साहब से मैं एक तो मौका नहीं है कि सवाल मैं भट्टी साहब से करूं, क्योंकि मैं मजीद कोई मुतनाज़े बात कर जाऊं। क्या हमसे पहले जो साबका अदवार 4 या 5 साल तहरीक इंसाफ रही, 13-14 साल से KPK में उनकी हुकूमत है, क्या वहां ये सारी चीजें वो दे चुकी है? 18वीं आईनी तरमीम कहती है कि सूबाई ऑटोनॉमी दी जाए। सूबाई ऑटोनॉमी तो हासिल है KPK को। अगर ठीक है, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के हवाले से उनके पास एक पूरा बहाना मौजूद है, मुझे बताएं क्या पेशावर में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं? अच्छा, वैसे हमारा ये आर्गुमेंट मैं कुछ और हमारा आर्गुमेंट ये कि सारे पाकिस्तान में ये हालत है, सारे पाकिस्तान में ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके मुल्क को अल्लाह ने इज्जत दी। जो आपके पास चीज मौजूद है वो किसी और के पास नहीं है, और वो है आपके पास इस्लाम की ताकत, और वो जज्बा है। उसी के तहत आपने अपने 6 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान रेलिवेंट हुआ, पाकिस्तान को सफारती महाज में तरक्की मिली। आपका अब सवाल यह बनता है कि ठीक है, सारी बातें ठीक हैं, लेकिन क्या आपके माइक्रो इंडिकेटर्स ठीक हुए? तो मैं समझता हूं कि माइक्रो इंडिकेटर्स ठीक होने चाहिए, और जाहिर है जो 78 साल में चीजें तनज़्ज़ुली की तरफ नहीं है, आप हमें 2, 4, 5 साल तो मजीद देंगे, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि पिछले 3-4 सालों में अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत नहीं दी। आज सुन लेना जी, आज सऊदी अरब हमारा बिरादर मुल्क जरूर है, लेकिन मुआशी हवालों से हमसे कई गुना ज्यादा मजबूत है। यानी जो 1,000 बिलियन डॉलर का वेपन परचेज कर लेते हैं अमेरिका से। टर्की अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मुसलमान उम्मा के अंदर सबसे एक ताकतवर ग्रेसफुल मुल्क है। प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान से जब बात करनी होती है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, तो आप देखते हैं इको स्टेटस पे, आज से नहीं, सिंस यानी पिछले 15-20 सालों से वो दोनों ममालिक क्या कह रहे हैं कि दिफाई मुआहदा और दरमियान में पाकिस्तान मौजूद हो। तो मकसद कहने का ये कि आपने कुछ ना कुछ बेहतरी जरूर की है। हाँ, जो सवाल हम यही कह रहे हैं ना कि जिस तरह उनकी मैशत बेहतर है, हमारी पाकिस्तानी कौम की भी मैशत उतना बेहतर हो। अगर 2017 में पाकिस्तान ट्रैक से ना उतरता, ठीक है, जिस तरह आपकी GDP थी, 66 रुपए पर पेट्रोल था, 100 रुपए पर डॉलर था, रिजर्व्स आपके 20 बिलियन डॉलर पर थे, मैं समझता हूं कि वो सफर ना रुकता। देखिए कंटिन्यूटी की आप बात करें ना, मुझे सिर्फ 30 सेकंड। जी जी, 1990 के अंदर आप 2000 में यूके गए थे। 1990 के अंदर मियां नवाज शरीफ ने जब पहली कैबिनेट मीटिंग चेयर की, तो आपको पता है पहली कैबिनेट मीटिंग का क्या एजेंडा था? मियां साहब ने कहा मैंने यहां पर मोटरवेज बनानी है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ने कहा वो क्या होते हैं? मियां साहब ने कहा मैं लंदन में देख कर आया हूं, वहां M6 बन चुकी है। तब 1990 में M6 बनी थी। मियां साहब ने लंदन में NHS नहीं देखी, मियां साहब ने लंदन में बाकी कुछ नहीं देखा, सिर्फ रोड देख के आ गए। अगली बात सुने ना, अगली बात सुने, क्या हुआ? आपने 90 से तरक्की का सफर खत्म किया। वो मोटरवे जो 90 में बनी थी वो 99 में बनी। 99 के बाद 20 साल वो सफर रुका रहा। जो आपने कहा कि मियां साहब बाकी चीजें नहीं देख कर आए, भाई पंजाब नहीं, पाकिस्तान के अंदर कोई भी तरक्की का मंसूबा उठाकर देखें, आपका पिम्स है, पॉलीक्लिनिक है, आपका FBR है, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, नेशनल असेंबली है, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है, ये सारे मियां नवाज शरीफ मैं भट्टी साहब को शामिल करूं, टाइम की कमी है, लेकिन टाइम की कमी है जरा जी। वैसे सुप्रीम कोर्ट की वही बिल्डिंग है जिसपे 1900 जब हमला हुआ था, बिल्कुल इल्जाम जी। भट्टी साहब आपने सुना, इसके ऊपर भी जरूर कॉमेंट कीजिएगा। लेकिन आज सोहेल आफरीदी साहब गए थे खान साहब से मिलने, दोबारा मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन बताया यह जा रहा है, खबरें आ रही हैं कि अकबर एस बाबर को खान साहब ने अंदर से पैगाम भेजा है कि भाई जमात को रीयूनाइट करो, जमात के अंदर बड़ा ज्यादा तफरका है, बड़ी लड़ाइयां हैं। आप कैसे देखते हैं इस खबर को या इस मुबैना पैगाम को? इस पर आता हूं, लेकिन मैं अभी ये जो पोली क्लिनिक भी नवाज शरीफ साहब ने बनाया और पिम्स हस्पताल भी नवाज शरीफ साहब ने बनाया और सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग भी नवाज शरीफ साहब ने बनाई और कायदे आज़म के साथ मिलकर मुल्क भी नवाज शरीफ साहब ने बनाया, कायदे आज़म के साथ मुल्क भी नवाज शरीफ साहब ने बनाया, और उसके बाद एटम बम भी उन्होंने ही बनाया, मिसाइल बनाया नहीं था कायदे आज़म, लेकिन जो कायदे आज़म ने मुल्क बनाया था मियां नवाज शरीफ ने बचाया जरूर है। भट्टी साहब, इससे आप एग्री करें, बात सुन लीजिएगा ना। तो मिसाइल भी उन्होंने ही बनाए, वो उन्होंने एवन फील्ड के आगे खड़े होकर, जो एवन फील्ड कैसे बनाया ये नहीं बताया, लेकिन उसके आगे खड़े होकर उन्होंने कहा मिसाइल भी हमने बनाया, सारा कुछ हमने बनाया, ये मुल्क नवाज शरीफ साहब ने बनाया और जाती पैसों से बनाया। सबसे इंपॉर्टेंट है ये भी एक इनका हम पर बड़ा एहसान होता है कि ये नवाज शरीफ साहब ने बनाया, ये मरियम नवाज साहब ने बनाया। ओ भाई, वो नमाजें पढ़ने के लिए आते हैं, रोजे रखने के लिए इख्तिदार में आते हैं, किस लिए आते हैं? यही काम करने के लिए। ये जो प्रोटोकॉल लेते हैं आज नवाज शरीफ साहब को, जो VVIP प्रोटोकॉल मिला हुआ है, ये किस वजह से मिला हुआ है?
मरियम नवाज साहबा ने जहाज खरीदा, आईएमएफ ने कोई इतराज किया? 60 मुल्क घूम के आ गए शहबाज शरीफ साहब, आईएमएफ ने कोई इतराज किया? ऐवान सदर का बजट बड़ा, आईएमएफ ने कोई इतराज किया? पीएम सेक्रेटेरिएट का बजट बड़ा, आईएमएफ ने कोई इतराज किया? जजों की तनख्वाहें बड़ी, मरात बड़ी, आईएमएफ ने कोई इतराज किया? अरकान पार्लियामेंट और वजीरों की तनख्वाहें और मरात बड़ी, आईएमएफ ने कोई एतराज किया? अरबों रुपए के उन्होंने इजाफी दे दिए, किसी को गाड़ियां, किसी को वो सिक्योरिटी डाले, किसी को पेट्रोल। मरियम नवाज साहबा ने कोई आईएमएफ ने इतराज किया? अरबों रुपए के इश्तिहारात इन्होंने दे दिए, आईएमएफ ने इतराज किया? तो आईएमएफ इतराज करता कब है? ये इन्होंने विलन बनाकर हमारे आगे आईएमएफ खड़ा किया हुआ है, इस वजह से कि जब हमारी बारी आती है तो आईएमएफ खड़ा हो जाता है। ना, मियां साहब को भी प्रोटोकॉल दे दो, इरशाद भट्टी की जिंदगी में और उनके बच्चों की जिंदगी में कोई बेहतरी नहीं आनी। हमारी बातें तखरीबी लगती हैं, आपका सारा कोई तामीरी है। और नवाज शरीफ साहब का क्या करना है हमने, जो अगर 3 मरतबा उनको हमने वजीर आजम बनाया है, उनकी सारे घर के बालिग मर्द इख्तदार में आ गए हैं, अभी भी उनके हम पर एहसान है, हमारे उन पर एहसान है कि हमने उनको एक आम बिजनेसमैन को उठाकर मुसल्लत किया अपने ऊपर और उनको उस गद्दी पर बिठाया जिसके वो डिजर्व ही नहीं करते सारे लोग। तो वो आप हमें कहते हैं कि उसने वो बनाया, उसने बनाया, एक पैसा अपने धेला अपनी जेब से निकाल के। यानी मैं तो उन सेक्रेटरियों को पेंशन रोक दूं जिनको पता ही नहीं था, नवाज शरीफ साहब को लंदन से देख के आ गए थे, उन्होंने कहा मोटरवे, तो उन्होंने कहा कौन सा मोटरवे, यानी कौन सा अस्पताल? वो फिर मियां नवाज शरीफ साहब उठकर उन्होंने नक्शा लगाया और उनका जब सड़क को चौड़ा करें तो मोटरवे बन जाता है। यानी कोई करने वाली बात है यार। दूसरी बात, अभी ये इन्होंने जो गिलास वाकई आधा खाली और आधी भरा हुआ है, आपके लिए आधा भरा हुआ है, हमारे लिए आधा खाली है। अब अभी आपने सुना नहीं, इस पर आपको शर्म नहीं आनी चाहिए कि 1300 बच्चे मर जाते हैं? इस पे शर्म नहीं आना चाहिए कि 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं? इस पे शर्म नहीं आना चाहिए कि रिकॉर्ड गुर्बत, रिकॉर्ड बेरोजगारी, रिकॉर्ड महंगाई? इस पे शर्म नहीं आना चाहिए कि किसान रो रहा है, वो कह रहा है मरियम नवाज साहब इस्तीफा दें वरना हम लुट जाएंगे? आप हमें कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को सर पे बिठाओ। और भाई पीटीआई की अगर कारकर्दगी सवा सत्यानाश है तो ये आपका मयार है कि उन्होंने नहीं काम किया तो आपने किया है। पीटीआई को 4.25 साल मिले, आपको 36 साल मिल चुके हैं। 2 मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर आपकी जिंदगी में हुज़ैफा साहब आए और अभी पीपल्स पार्टी कह चुकी है कि ज़ियाउल हक की असल पैदावार है, उन्होंने आपको सियासत में लाए जो उन्होंने जुल्म किया इस मुल्क पे, और दूसरे के साथ आप डीले फरमा ली। और क्या चाहिए आपको भाई? और आखिरी बात ये दौलताना साहबा, ये पाकिस्तान से कौन है? मैंने कहा आप उस वक्त से डरे, पाकिस्तान को कौन है? पाकिस्तान को कौन है जो बाहर नहीं निकलना चाहता? हाथ जुमरों के जरिए लोग खिसक जाते हैं, हाथ जुमरों के जरिए लोग दौलताना साहबा खिसक जाते हैं, जियारतों के जरिए जा रहे हैं, डंकियां लगा के बारे में कहीं इमरान खान की मेरे लिए। और दूसरी बात, जमहूरियत, मैं गुमराह हो गया था। दूसरी बात, मुझे जेल में अतर भाई जो दूसरी बात, ब्रीफली भट्टी साहब, फिर मैंने नताशा के पास भी ब्रीफली नताशा साहबा, जमहूरियत तसलसल का नाम है वाकई। आप इस्तीफे दे देना, अभी आपने खुद कहा है कि ये जाली हुकूमत है, इस्तीफे दें और आप खड़े हो जाएं। जो मिसाके जमहूरियत को आपने टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया है, उसमें यह लिखा हुआ था कि इस तरह का मैंडेट आपको चाहिए, तो खड़े हो जाएं, कहीं खड़े हो जाएं, कहें कि हमें असली जमहूरियत के लिए लड़ना है। आपको अपोजिशन में असली जमहूरियत याद आती है, बाकी नहीं। और आखिरी बात, बिलावल भुट्टो साहब का प्रोटोकॉल देखा है नताशा साहबा? और आसफा भुट्टो किस मुल्क में होती तो वो खातून अव्वल बन जाती बिला मुकाबला मुंतखब होकर। तो कितनी अरसे तक हमने इन शाही खानदानों का हम निकम्मे नायल हैं कि हम इनका पेट नहीं भर पा रहे। अभी भी आप हमसे नाराज हैं और कहते हैं तकरीबी तनकीद करते हैं। ठीक है जी, माजर चाहते हैं हुज़ैफा साहब आपसे भी और नताशा साहिबा को शामिल करूं। नताशा, आपने सुना, इस पे अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें तो जरूर कीजिएगा। लेकिन अभी इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि जिस तरह आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं नून लीग से, पीटीआई ऑब्वियसली वैसे ही ऑपोजिशन में है, तो क्या उनके साथ आप लोगों का कोई सियासी इत्तेहाद हो सकता है? देखिए, जहां तक आपने पीटीआई की बात की है, पीटीआई जो है वो एक ऐसी जमात है कि उनका एजेंडा जो है वो एंटायरली डिफरेंट है। अगर तो पीटीआई लेट से बात करती है इश्यूज के ऊपर जो हमारे रोजमर्रा के पाकिस्तानी फेस करते हैं, अगर पीटीआई बात करती है कि जमहूरियत को हमने स्ट्रेंथन कैसे करना है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन इश्यूज के ऊपर, जहां अवाम की बात हो तो उसके ऊपर खड़ी है इकट्ठी। बट अदरवाइज अगर पीटीआई का सिर्फ एजेंडा यही होगा
कि जी हमने इमरान खान को रिहा करना है, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो वो एजेंडा नहीं है ना। हम तो अपना मैनिफेस्टो लेकर आए हैं, हम अपने मैनिफेस्टो के ऊपर आए हैं। तो ये काटछोड़ जो है इस वक्त बहुत फ्लूइड सिचुएशन है, मैं आपको ये बता दूं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी जमात है जो कि हमेशा से पाकिस्तान प्रो पॉलिसी रखेगी और पाकिस्तान पहले पॉलिसी रखेगी, और जिस चीज में पाकिस्तान का फायदा होगा पीपल्स पार्टी वो ही करेगी। तो इसमें ये कह देना कि जी आज के पीपल्स पार्टी लेट से कि नून के साथ नहीं उठ रही बैठ रही तो पीटीआई के साथ उठेगी बैठेगी, सूरत हाल तो आपके सामने है, बहुत फ्लूइड किस्म की सूरत हाल है, तो इट कैन गो ईदर वे। ठीक है, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक से हम वापस आते हैं तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा सर, आज सोहेल अफरीदी की फिर मुलाकात नहीं हो सकी। आप कह रहे हैं कि जी एक तरफ हमें खतरा है कि मुल्क का माहौल ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है, खुदा न खास्ता दहशतगर्दी हो सकती है, ये एहतजाज ना करें। दूसरी तरफ आप उनके वज़ीर आला की मुलाकात नहीं करवाते। आज भी वो आए हुए थे लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। देखिए, हमने तो कभी नहीं कहा कि उनके वज़ीर आला से मुलाकात कराएंगे। सियासी मुलाकातों के हवाले से नो डाउट ये 2 साल तक हुकूमत ने बड़ा दिल किया, कानून में गुंजाइश नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट, जिसमें इमरान खान खुद पार्टी थे, पटिशनर थे, उसके पैरा नंबर 51 में वाज़ेह लिखा गया कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली तक लिखा गया। लेकिन हम फिर भी मुलाकातें करा रहे थे। उस मुलाकातों का जिस तरह मिसयूज़ हुआ, और फिर हमने कहा चलिए फैमिली मुलाकातें करती रहे, लेकिन जिस तरीके से फैमिली अब उनकी सेहत को लेकर सियासत करना चाह रही है और खुद कोशिश करती है कि मुलाकातें ना हो, तो हमने तो कभी नहीं कहा कि सोहेल अफरीदी साहब एहतजाज ना करें तो मुलाकात करा देंगे। हाँ, फैमिली की मुलाकात, हम अक्सर औकात ये कहते रहे हैं कि फैमिली की मुलाकात फैमिली का हक है, लेकिन फैमिली को सियासत से दूर होना होगा। फैमिली को उस मुलाकात जिसमें वेलबींग जाननी है, उस मुलाकात के तवज्जुह से कोई मुतनाज़ा बात नहीं करना होगी। तो आज भी वही बात है, अगर फैमिली इस बात पर कायल हो जाती है और अलीमा खान साहिबा ये तय कर लेती हैं कि मैंने सेहत पे सियासत नहीं करनी, मैंने सिर्फ अपने भाई की वेलबींग जाननी है, नौरीन साहिबा हैं या तीसरी बहन उज़मा साहिबा हैं, तो जरूर बहनें मिलेंगी। अगर बुशरा बीबी की बहनें मिल सकती हैं और बुशरा बीबी के वाया यानी A is equal to B, B is equal to C, means that A is equal to C, अगर बानी तरीके से बुशरा बीबी सुन तो ले मुकम्मल, उठ जाएगा। नहीं, बानी पीटीआई अपनी वेलबींग बीबी को बताते हैं, उनकी बीवी अपनी वेलबींग अपनी बहनों को बता देती है, और उनकी बहनें जो है वो बानी तरीके से। यही इक्वेशन आपके घर में भी चलती है या किसी और, मतलब ये कौन सी इक्वेशन नहीं चलनी चाहिए। आसिफ अली जरदारी ने कभी ये नहीं कहा कि मेरी बहन को गिरफ्तार किए मैं सिंध को आग लगा दूंगा चूंकि वहां मेरा वजीर आला है। तो इमरान मियां नवाज शरीफ, इमरान ने तो फिजिकली आग लगाई है, अल्लाह के फजलो करम से उसके ऊपर, उसके क्रेडिट के ऊपर तो पीटीवी को आग लगाना है, रेडियो को आग लगाना है, उसके क्रेडिट के ऊपर जिना हाउस को आग लगाना है, उसके क्रेडिट के ऊपर मियां वाली में एयर बेस पे एमएनए गिरा रहे हैं, कह रहे हमारे लोग नहीं है। जीएचक्यू के बाहर गेट के अंदर क्रॉस कर रहे हैं एमएनए सिटिंग, कह रहे हमारे लोग नहीं है। यास्मीन राशिद जिस पेंट को वो लहरा रहा है, बानी तरीके साहब का भांजा, उसकी डैशबोर्ड पे बैठी हुई है यास्मीन राशिद, डिग्गी पे कह रही है ये यास्मीन राशिद, और उस गाड़ी के अंदर जो बैठी हुई है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर हो गई। मैं ये कहता, देखिए यही तो नहीं, ये डिफरेंट केस है। एक होता है 302 का पर्चा, उसमें सजाए मौत है, एक 109 है मशवरे का केस। बात ये कि जो लोग वहां पर गए और उनका एक सियासी स्टेचर है, अगर वो ये कहते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ ने हमें वर्गलाया है और ये काम गलत है और मैंने माजत कर ली है, माफ तो अल्लाह ताला की जात भी कर सकती है। जो लोग डटे हुए हैं उस जुर्म के ऊपर, जिसमें 33,000 लोगों को बकायदा वर्गला कर मुल्क की दिफाई तंसीबात में अटैक करवाया गया, इस वजह से वो लोग प्रोसिक्यूट हो रहे हैं। चलें, मेरे पास टाइम की कमी। भट्टी साहब इस पे भी कमेंट करना चाहें तो कीजिएगा, लेकिन ब्रीफली वो अकबर एस बाबर वाला सवाल बीच में रह गया है कि उनको खान साहब ने अब मैसेज भेजा है, तो आपको लगता है कि ये मुमकिनात में से है कि खान साहब चाहते हैं कि अकबर एस बाबर अब जमात को संभाले? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है ये झूठ है, और बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो अकबर एस बाबर जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बखिए उधेड़ दिए और एक मुश्किल तरीन वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दूसरी तरफ खड़े हुए थे, कभी भी कोई इस तरह की चीज़ों को कोई टॉलरेट नहीं करता। जब सियासी सफ़र इकट्ठा किया हो और उसके बाद यहाँ पहुँचे हों, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है, और मुझे नहीं लगता। नंबर 1। नंबर 2, अभी हुज़ैफ़ा फरमा रहे थे कि वो सियासी गुफ्तगू करते हैं। लगता है इन्होंने सोहेल अफरीदी साहब और पीटीआई की आखिरी गुफ्तगू नहीं सुनी। वो कहते हैं कि हम गारंटी देते हैं कि इमरान खान से जो मिलेगा उनके ज़ाती डॉक्टर या उनकी बहनें, वो बाहर आकर सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, इमरान खान से मिलवा दें।
और ये भी ये एहसान समझते हैं कि हम मुलाकात करवाते थे तो वो ये करते थे। ओ भाई आप कौन हो इस, और जब हम कोई बात करते हैं तो आप कहते हैं कि आईने पाकिस्तान है, एक इस मुल्क का एक कानून है। आईने पाकिस्तान और इस मुल्क के कानून और कैदियों के कवानीन में ये इमरान खान का इंसानी हक है, सियासी हक है, इखलाकी हक है, बुनियादी हक है। और हुज़ैफा साहब मुझे ये बताइए, आप घुमा फिरा के इमरान खान के दौर में आ जाते हैं और कहते हैं बड़ा फाशिज्म का दौर था। एक मरतबा मुझे एक बता दीजिए, क्या नवाज शरीफ साहब पर 7 महीने इस तरह की पाबंदी लगी थी? शहबाज शरीफ साहब पर 7 महीने इस तरह की पाबंदी लगी थी? आसिफ अली जरदारी साहब पर 7 महीने किस तरह की पाबंदी लगी थी? और इस तरह आपने किसी का मैंडेट, मखसूस नशिस्तें और सियासी स्पेस छीनी थी। और जितने मुकदमे एक इमरान खान पर हैं, इतने इमरान खान दौर में आप सारों पर थे, पूरी हुकूमत ही छीन नहीं थी थे 18 की। तो आपने पूरी हुकूमत नहीं मेरे भाई, जो पूरी हुकूमत 8 फरवरी 2024 की बात आप गालबन कर रहे होंगे, वो 18 गलत बता गए होंगे। लेकिन बहरहाल ये आपका वक्त है, आप बात कर सकते हैं। 2018 की बात कर रहा हूं सर। ठीक भट्टी साहब, मुझे जरा नताशा साहिबा को भी शामिल करना है, वक्त की कमी है। नताशा, इस वक्त जो सिचुएशन आप देख रही हैं, ऑब्वियसली कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है सियासी तौर पे, थोड़े सा टेंशन भी है, सारी सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर इल्जामात भी लगा रही हैं। आपको वे फॉरवर्ड क्या नजर आता है, किस तरह चीजें बेहतर हो सकती हैं? मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं कि जहां पे आपकी जमात हुज़ैफा रहमान साहब की हुकूमत को फॉर्म 47 की हुकूमत कह रही है और बड़े संगीन नौयत के सियासी इल्जामात लगाए जा रहे हैं। देखिए, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया और आई थिंक हमें सोल्यूशन बेस्ड जो है वो अब पाकिस्तान को जो है सोल्यूशन बेस्ड कॉन्वर्सेशंस करने की बहुत ज्यादा अशद जरूरत है। प्रॉब्लम्स जो है वो सबको पता है और मैं कहती हूँ छोटे बच्चे से लेकर जो बूढ़ा भी है उसको भी मसले मसाइल तो सारे पता है। हमें जो है इस वक्त पाकिस्तान ऐसे मोड़ पे खड़ा है कि जो सारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको हमें इकट्ठा एक पेज पर आना जरूर इकट्ठा एक पेज पर आना होगा। हमें कुछ अपनी पॉलिटिकल एजेंडाज को पीछे रख के कोई 20 ईयर विजन, कोई 40 ईयर विजन, कोई 60 ईयर विजन बनाना होगा। वो जो कि आपकी जो भी पॉलिटिकल पार्टी आए, अपनी इलेक्शन लड़के आए, वो चीज जो है वो एजेंडा आपका हिलना नहीं चाहिए। उसमें नॉन निगोशिएबल्स होने चाहिए आपके पास। लेट्स से एक तो सबसे पहले मैं कहूंगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक आप कह लें कि लोन की सूरत में है, उस पर डेट चढ़ा हुआ है। तो हम सबसे पहले तो आई थिंक हमारी एक ये स्ट्रेट पॉलिसी होनी चाहिए वेयर वी हैव अ 50 ईयर प्लान कि हमने पाकिस्तान को इससे कैसे निकालना है बाहर। सबसे पहले तो हम ये करें। अच्छा, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक और चीज भी बताती चलूं जो आई डोंट नो कि आपने मेरे से ये सवाल अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हवाले से पूछा कि नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, बट आई विल टेल यू माय टेक ऑन इट। देखिए, जहां तक अगर सूबों की बात होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात होती है, तो मेरा सवाल तो सबसे पहले ये है कि हम एंड गोल क्या रख रहे हैं। जब कोई आप बात भी करते हैं तो उसका मकसद तो यही होता है ना कि हमने एंड गोल क्या उसका रखना है, और उसके फिर आप स्टेप्स जो है फिर आप उससे पीछे लेते हैं और आप कहते हैं कि जी ये अब हमारी इसकी तरतीब होनी चाहिए। जब इस वक्त एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की अगर आप बात करें तो क्या मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या उससे हमारी जो कौम और मुल्क में करप्शन है वो कम हो जाएगी? क्या उससे हमारे इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर हो जाएंगे? क्या उससे हमारे बच्चे के जो है वो भूख उससे वो खत्म हो जाएगी? क्या जो हमारा नौजवान है क्या उससे उसको नौकरी मिल जाएगी? तो ये सारे सवालों के जो है ना ये हमारे पास जवाब होने चाहिए, फिर ही हम ये बड़ी बात करें। आप मुझे प्लीज अब 1 मिनट दें। तो ये जो है अनफॉर्चुनेटली नताशा, टाइम की कमी है, टाइम अनफॉर्चुनेटली खत्म हो गया। आपने बड़े वैलिड पॉइंट्स उठाया नताशा, जिस आपने कहा कि ऑब्वियसली ये बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं जो आप रेज कर रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम की कमी। शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जी, अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।